ये ये यकीनन झूठ बोल रही है। मैं इसकी आवाज़ पहचानता हूँ और ये मुकर रही है। क्यों? आखिर क्यों? और ये तो ऑफिस में बैठी है, जबकि मैंने उसे कहा था कि वो स्टार क्लब पहुंचे। ये सब क्या हो रहा है? अब बाकरनी को कैसे वापस बुलाया जाए? डॉक्टर फ्रांक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, और उसके साथ ही अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओ ओ, कहीं ये सारी कार्रवाई उन पाकिस्तानियों की ना हो। ओ ओ, उन्होंने यकीनन जास्की को धमकियां देकर रोक दिया होगा कि वो इकरार ना करे। डॉक्टर फ्रांक ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर अचानक उसे ख्याल आ गया। वो कुर्सी से उठा और उसने ऊपरी तरफ दीवार में मौजूद एक अलमारी खोलकर उसमें से एक जदीद लेकिन वसी हैते अमल का ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा, और फिर तेजी से फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से 2 नंबर प्रेस कर दिए। जो स्टाफ कार बाकरनी ले गया है उसमें ट्रांसमीटर नस्ब है या नहीं? डॉक्टर फ्रांक ने कहा। मैं मालूम करके बताता हूँ जनाब, क्योंकि 4 कारों में से सिर्फ एक कार जो आपके जेर इस्तेमाल रहती है उसमें ट्रांसमीटर है, दूसरी तरफ से कहा गया। जल्दी मालूम करके बताओ, और साथ ही उस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी भी मालूम करके बताओ, डॉक्टर फ्रांक ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया तो डॉक्टर फ्रांक ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज सुनाई दी तो डॉक्टर फ्रांक ने रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। सर, वो बगैर ट्रांसमीटर वाली कार ले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, अब ऐसा करो कि स्टार क्लब के जनरल मैनेजर एंथोनी से मेरी बात कराओ, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर फ्रांक ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर एक झटके से रिसीवर उठा लिया। जनाब, एंथोनी लाइन पर है, दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। हेलो, एंथोनी बोल रहा हूँ स्टार क्लब से। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फ्रांक बोल रहा हूँ एंथोनी, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। क्या हुआ डॉक्टर फ्रांक, जो आपने इस तरह फोन किया है? कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, एक चक्कर चल गया है लेबोरेटरी के बारे में। लेबोरेटरी के सिक्योरिटी इंचार्ज बाकरनी को तुम जानते हो? डॉक्टर फ्रांक ने कहा। नहीं, मेरी तो उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। हुआ क्या है, खुलकर बताएं, एंथोनी ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि हमारी लेबोरेटरी इंतहाई खुफिया है। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट इसे ट्रेस करते फिर रहे हैं। उन्होंने कोई चक्कर चलाकर चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी से मुझे फोन कराया कि वो चीफ सेक्रेटरी का कोई पैगाम जाती तौर पर मुझे देना चाहती है, इसलिए या तो उसे लेबोरेटरी में दाखिल होने की इजाजत दे दूं या किसी और जगह मैं खुद पहुंच जाऊं। तो मैंने उसे तुम्हारे क्लब का नाम बता दिया कि वो 2 घंटे बाद वहां पहुंचकर कोई स्पेशल रूम रिजर्व करा ले और काउंटर पर अपना नाम जास्की बता दे। मैंने खुद जाने की बजाय अपने सिक्योरिटी इंचार्ज बाकरनी को भेजा है। उसे मैंने कहा है कि वो काउंटर पर जास्की के बारे में मालूम करे और फिर पैगाम सुनकर वापस आ जाए। लेकिन अब मालूम हुआ है कि जास्की ने मुझे फोन नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि ये सारी कार्रवाई पाकिस्तानी एजेंटों की हो और वो बाकरनी को पकड़कर उससे लेबोरेटरी के बारे में मालूम कर ले। बाकरनी 1 घंटे बाद तुम्हारे क्लब पहुंच जाएगा। मैं उसे रोकना चाहता था कि वो उनके हाथ ना आए, इसलिए तुम्हें फोन किया है, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। क्या हुलिया है उस बाकरनी का? एंथोनी ने पूछा तो डॉक्टर फ्रांक ने हुलिया और कदोकामत की तफसील बता दी। कार का नंबर और मॉडल क्या है जिस पर वो आ रहा है? एंथोनी ने पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता सिया रंग की कार होगी, जदीद मॉडल की ब्यूक होगी, क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी में 4 कारें हैं और चारों ही सिया रंग की ब्यूक्स हैं, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं क्लब से बाहर किसी को तैनात कर देता हूँ और बाकरनी को बाहर ही रोक कर वापस भिजवा देगा, एंथोनी ने कहा। ओके, शुक्रिया, डॉक्टर फ्रांक ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चलो, ये मसला तो हल हुआ, लेकिन उस जास्की के खिलाफ मुझे रिपोर्ट करना होगी। ये दोबारा भी तो शरारत कर सकती है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो हलाक हो चुका है और दूसरा कोई मेरा वाकिफ नहीं है, डॉक्टर फ्रांक ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर अचानक उसे इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर कर्नल ज़ेकार्ड का ख्याल आ गया। उसने रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। इसराइल में कौमी सलामती के मुशीर कर्नल ज़ेकार्ड से मेरी बात कराओ, डॉक्टर फ्रांक ने कहा और रिसीवर रख दिया। किस अजाब में फंस गया हूँ, डॉक्टर फ्रांक ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फ्रांक ने कहा। कर्नल ज़ेकार्ड साहब से बात करें जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर फ्रांक बोल रहा हूँ, डॉक्टर फ्रांक ने तेज लहजे में कहा। कर्नल ज़ेकार्ड बोल रहा हूँ डॉक्टर फ्रांक, क्यों कॉल की है?
दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर फराक ने उसे सारी बात तफसील से बता दी। ओ ओ वेरी बैड। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट किसी भी वक्त लेबोरेटरी पहुंच सकते हैं। मुझे सदर साहब से बात करना होगी। दूसरी तरफ से इंतहाई परेशान से लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डॉक्टर फराक का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या मतलब हुआ? पाकिस्तानी एजेंट कैसे यहाँ पहुंच सकते हैं जब बाकरनी को पहले ही इत्तला मिल जाएगी और वो वापस आ जाएगा? ये कर्नल पागल तो नहीं हो गया? डॉक्टर फराक ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। वो तो यही समझा था कि कर्नल सिकार्ड उसकी पेशबंदी पर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन यहाँ तो काम ही उल्टा हो गया था। मैं सदर साहब से कर्नल की शिकायत करूंगा, उसने उल्टा मुझे ही परेशान कर दिया है, डॉक्टर फराक ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर 10 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो डॉक्टर फराक ने रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फराक ने कहा, इसराइल के सदर साहब से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से कतरे घबराए हुए लहजे में कहा गया, सर मैं डॉक्टर फराक बोल रहा हूँ। डॉक्टर फराक ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, डॉक्टर फराक आपने कर्नल सिकार्ड को जो तफसील बताई है क्या वो दुरुस्त है? सदर की इंतहाई सख्त सी आवाज सुनाई दी। यस सर, लेकिन सर मैंने तो बंदोबस्त कर लिया है, वो लोग लेबोरेटरी नहीं पहुंच सकेंगे। डॉक्टर फराक ने कहा, वो किसी भी वक्त आपके सर पर पहुंच सकते हैं। जो फोन आपके ख्याल में उस पर्सनल सेक्रेटरी जास्की ने किया है वो दरअसल पाकिस्तानी एजेंट इमरान ने किया होगा। वो दूसरों की आवाज़ों और लहजों की कामयाब नकल करने का माहिर है, इसलिए आप फौरी तौर पर एक काम करें, पाकिस्तानी फार्मूले की फाइल लेबोरेटरी से निकाले और उसे कारसिका में इसराइली सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी लॉर्ड जॉन को पहुंचा दे। आप खुद जाएंगे अभी और इसी वक्त, फौरन। इट इज माई ऑर्डर। सदर ने यकलक तेज और तहकुमाना लहजे में कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, लेकिन फिर इस फार्मूले पर काम ना हो सकेगा। डॉक्टर फराक ने कहा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने फार्मूले को उन लोगों से महफूज करना है। आप अब वक्त जाए न करें, उठे और रवाना हो जाए, सदर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डॉक्टर फराक ने ढीले हाथों से रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार लेबोरेटरी के मेन गेट से निकलकर दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। डॉक्टर फराक उकबी सीट पर बैठा हुआ था, कार को ड्राइवर चला रहा था और फार्मूला उसके ब्रेस केस में रखा हुआ था। स्टार क्लब की इमारत 2 मंजिला थी। इमरान अपने साथियों समेत एक कार में क्लब के सामने सड़क की दूसरी तरफ बनी हुई पार्किंग में मौजूद था। उन्होंने कार का रुख क्लब की तरफ रखा हुआ था। अभी 2 घंटे गुजरने में 15 मिनट बाकी थे, जबकि जूलिया पहले ही जास्की के नाम से एक स्पेशल रूम रिजर्व करा चुकी थी और उस रूम में मौजूद थी, जबकि इमरान अपने दूसरे साथियों समेत बाहर मौजूद था। उस क्लब में चूंकि डॉक्टर फराक को पकड़कर उससे मालूमात हासिल न की जा सकती थी, इसलिए इमरान ने उसके लिए खुसूसी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहत जूलिया डॉक्टर फराक से जास्की के रूप में मिलती। इमरान ने जूलिया पर जास्की का मेकअप कर दिया था ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो सके। जूलिया डॉक्टर फराक को पैगाम देगी कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि वो पाकिस्तानी फार्मूले को लेबोरेटरी में रखने की बजाय किसी बैंक के लॉकर में रखवा दे। उसके साथ ही वो डॉक्टर फराक के कोट की जेब में रेड कॉशंस डाल देगी। फिर जब डॉक्टर फराक वापस जाने लगेगा तो उसका ताकुब किया जाएगा और इस रेड कॉशंस की मदद से वो काफ़ी फासले से उसकी चेकिंग करते रहेंगे। इस तरह कारज में इस लेबोरेटरी तक वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद लेबोरेटरी में रेड होगा और फार्मूला वहां से हासिल कर लिया जाएगा। इसलिए इमरान अपने साथियों समेत बाहर मौजूद था। इमरान साहब, डॉक्टर फराक लेबोरेटरी के अंदर चला गया तो लेबोरेटरी बंद हो जाएगी और यकीनन उसके इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम भी होंगे, इसलिए क्यों ना उस डॉक्टर फराक को लेबोरेटरी से बाहर घेर लिया जाए। साइड सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और तनवीर उगबी सीट पर मौजूद थे। हाँ, ऐसा हो सकता है। कारज यहाँ से 2-2.5 घंटे के फासले पर है, इसलिए ये काम भी आसानी से हो सकता है, लेकिन पहले वो आए तो सही, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। ये आदमी गेट से बाहर आकर बड़े अजीब से अंदाज में हमारी तरफ देख रहा है। कुछ देर बाद सफदर ने कहा, ये हमारी तरफ नहीं बल्कि कंपाउंड गेट की तरफ देख रहा है। ये और बात है कि पार्किंग उस गेट के बिल्कुल सामने है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे एक सियाह रंग की बड़ी सी कार कंपाउंड गेट में मुड़ी और फिर वो पार्किंग की तरफ मुड़ी ही थी। उस कार में एक आदमी था, वो आदमी जिसकी निशानदही सफदर ने की थी। उस कार को देखकर चौंका और फिर दौड़ता हुआ उसके पीछे जाने लगा। सफदर, मामला मशकूक है, जाकर चेक करो, इमरान ने कहा
तो सफदर सर हिलाता हुआ तेजी से नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क क्रॉस करके गेट की तरफ बढ़ता चला गया। फिर वो गेट में दाखिल होकर पार्किंग की तरफ मुड़कर उनकी नजरों से गायब हो गया। क्या शक पड़ा है आपको उस पर? उगबी सीट पर बैठे कैप्टन शकील ने कहा। कुछ नहीं, सफदर ज्यादा बेचैन हो रहा था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो कैप्टन शकील भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि तनवीर अपनी आदत के मुताबिक खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सिया रंग की कार वापस कंपाउंड गेट से निकलकर जिस तरफ से आई थी उसी तरफ मुड़कर आगे बढ़ती चली गई और चंद लम्हों बाद सफदर भी वापस आता दिखाई दिया। उसने तकरीबन दौड़ते हुए सड़क क्रॉस की और फिर आकर वो साइड सीट पर बैठ गया। इमरान साहब, आने वाला लेबोरेटरी से आया था, उसका नाम बाकरनी था। ये लेबोरेटरी का सिक्योरिटी चीफ है। उसका इंतजार करने वाले आदमी ने पार्किंग में जाकर उससे बातचीत की और मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे कानों में ये बातें पड़ी कि होटल से निकलने वाला आदमी उसको बता रहा था कि डॉक्टर फरहान की कॉल आई है कि वो जास्की से मिले बगैर फौरी तौर पर वापस चला जाए। जिस पर उस आदमी ने कोई बात की तो उस आदमी ने उसे तफसील बताई कि जनरल मैनेजर एंथोनी को डॉक्टर फरहान ने कॉल करके कह दिया है कि सिक्योरिटी इंचार्ज बाकरनी को जास्की से ना मिलने दिया जाए और वो बाहर से वापस भिजवा दिया जाए। चुनांचे वो बाकरनी सर हिलाता हुआ कार में बैठा और वापस गेट की तरफ मुड़ने लगा तो मेरी जेब में रेड कॉशियस मौजूद था। मैंने उसे उसकी कार के उगबी बम्पर के नीचे लगा दिया है, सफदर ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि कोई चक्कर चल गया है। बहरहाल डॉक्टर फराक न सही, ये बाकरनी ही सही, तुम जाकर जूलिया को ले आओ, अब वहां उसका बैठना फिजूल है, इमरान ने कहा। तो सफदर कार से उतरा और एक बार फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क क्रॉस करके क्लब की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर की ये आदत अच्छी है कि वो अपने पास रेड कॉशियस जैसी चीजें रखता है, कैप्टन शकील ने कहा। वो सुपर एजेंट है और सुपर एजेंट बन जाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना सुपर एजेंटी पर कायम रहना, इसलिए ऐसी चीजें सुपर एजेंटी को कायम रखने में मदद देती हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर और उसके पीछे जास्की के रूप में जूलिया मेन गेट से निकलकर कंपाउंड गेट की तरफ आते दिखाई दिए। क्या हुआ है? जूलिया ने कार का दरवाजा खोलकर साइड सीट पर बैठते हुए कहा, जबकि सफदर कैप्टन शकील और तनवीर के साथ उगबी सीट पर बैठ गया था। इमरान ने कार स्टार्ट की और फिर उसे सड़क पर ले आकर उस तरफ को मोड़ दिया जिस तरफ बाकरनी की कार गई थी और उसके साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर सफदर की बताई हुई बात जूलिया को बता दी। ये रेड कॉशियस रिसीवर ले ले, उगबी तरफ से सफदर ने कहा। तो इमरान ने उसे एक रिमोट कंट्रोल जितना आला लेकर उसे कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। सफदर ने उसे पहले ही ऑन कर दिया था। रिसीवर पर मौजूद सिमतों के तयन के लिए एक सुर्ख रंग का नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ये नुक्ता उस बाकरनी की कार की निशानदेही कर रहा था। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमें उस बाकरनी को कारस में दाखिल होने से पहले ही घेर लेना चाहिए, सफदर ने उगबी सीट से कहा। क्यों, कोई खास बात? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, इसराइल ने लाजमन कारस में किसी न किसी ग्रुप को हमारे खिलाफ तैनात किया हुआ होगा और वो लोग यकीनन हमारी ताक में होंगे। ऐसा ना हो कि वो हमारे आड़े आ जाए और बाकरनी निकल जाने में कामयाब हो जाए। इस तरह हम ये अहम क्लू भी खो बैठेंगे और उलझ भी जाएंगे, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। सफदर ठीक कह रहा है, जूलिया ने उसकी तायद करते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात में बेहद वजन है, ठीक है, हमें वाकई ऐसा ही करना होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। फिर तकरीबन निस्फ घंटा मजीद गुजरा होगा कि अचानक कॉशियस रिसीवर पर जलता हुआ नुक्ता साकित हो गया। ओ, कार रुक गई है, इमरान ने कहा। क्यों, क्या हुआ है? सफदर ने चौंक कर पूछा। मालूम नहीं, बहरहाल कार रुक गई है, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। लेकिन थोड़ी देर बाद नुक्ता एक बार फिर हरकत में आ गया। कार फिर चल पड़ी है, इमरान ने कमेंट्री करने के अंदाज में कहा। कोई मसला होगा, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये सड़क चूंकि दो छोटे शहरों जिनमें एक कारस था को जाती थी, इसलिए इस पर ट्रैफिक भी खासी थी। इमरान अब कार की रफ्तार मुसलसल बढ़ाता चला जा रहा था क्योंकि उसने भी फैसला कर लिया था कि कारस पहुंचने से पहले ही बाकरनी को कवर कर लेगा ताकि उससे लेबोरेटरी का महल वकूफ और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम के बारे में पूछ-गुछ करने के बाद वो आसानी से अपना मिशन मुकम्मल कर सके। और फिर तकरीबन 50 मिनट की मजीद ड्राइविंग के बाद उन्होंने उस सिया रंग की कार को चेक कर लिया जिसकी निशानदेही कॉशियस कर रहा था। सड़क इस वक्त एक वीरान से इलाके से गुजर रही थी जिसके दोनों अतराफ में दरख्तों के घने जखीरे थे।
इमरान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। अब होशियार रहना, वो बहरहाल तरबियत याफ्ता आदमी है। इमरान ने कहा, इमरान साहब, यहाँ सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक है, इसलिए कार रोककर उस बाकरनी की कार में बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए और फिर दोनों कारों को दरख्तों के जखीरे में ले जाया जाए तो बेहतर रहेगा। सफदर ने कहा, वाह, तुम तो मुकम्मल सिफा सालार टाइप के एजेंट हो, बहुत खूब। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारे पास यकीनन रेड कॉशस की तरह बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल भी होगा? इमरान ने चंद लम्हों बाद पूछा। हाँ है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तो कार की अपनी साइड वाली खिड़की का शीशा खोल लो। मैं उसे रोकने के लिए अपनी कार से उसकी कार को दबाते हुए रोकूंगा और तुमने गैस फायर कर देनी है, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार उस सिया कार के बराबर पहुंच गई। कार में एक ही आदमी था जो ड्राइविंग कर रहा था। इमरान ने तेजी से कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर साइड पर दबाना शुरू कर दिया। रुक जाओ प्लीज, इमरान ने साथ ही चीख कर कहा। तो उस आदमी ने ब्रेक लगाई और उसके साथ ही इमरान ने भी कार को ब्रेक लगा दी। उसी लम्हे सफदर के हाथ में मौजूद पिस्टल से कटक की आवाज सुनाई थी और एक छोटा सा कैप्सूल कार के अंदर जा गिरा। उसके साथ ही सफदर ने कार का दरवाजा खोला और तेजी से नीचे उतरा ही था कि इमरान ने कार का रुख दरख्तों की तरफ करके उसे तेजी से आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि सड़क पर तेजी से दौड़ने वाली कारों को असल मामले का इल्म ही ना हो सका। इमरान ने कार दरख्तों के अंदर ले जाकर रोकी तो चंद लम्हों बाद सिया रंग की कार दरख्तों के जखीरे में घुसती चली गई। ड्राइविंग सीट पर सफदर नजर आ रहा था। सिया कार उनकी कार के करीब आकर रुक गई। इमरान और उसके साथी पहले ही नीचे उतर चुके थे। सफदर भी नीचे उतरा और उसने दूसरी साइड पर आकर कार का दरवाजा खोला और बेहोश बाकरनी को घसीटकर बाहर खींच लिया। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम दोनों सड़क की तरफ दरख्तों की ओट में रुककर चेक करते रहो, कोई अचानक आ सकता है, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील और तनवीर सर हिलाते हुए सड़क की तरफ बढ़ गए। इमरान ने अपनी कार का डैशबोर्ड खोला। उसमें नायलॉन से बनी हुई बारीक रस्सी का बंडल मौजूद था। इमरान ने बंडल निकाला और सफदर की तरफ बढ़ा दिया। इसे दरख्त के साथ बांधना है, आओ, इमरान ने कहा और फिर उसने सफदर के साथ मिलकर बाकरनी को दरख्त के साथ बांध दिया। जबकि जूलिया इस दौरान उगबी तरफ बढ़ गई थी। शायद उसका ख्याल था कि उगबी तरफ से चेकिंग करती रहे, क्योंकि उधर से भी तो कोई अचानक आ सकता था। एंटी गैस की शीशी होगी तुम्हारे पास, इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने उसे बाकरनी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाल लिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। इमरान ने कोट की जेब से खंजर निकाला और उसे पकड़कर वो बाकरनी के सामने खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गई। पहले चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों में गैस के दबाव की वजह से धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर ये धुंध गायब हो गई और आंखों में शऊर की चमक उभर आई। उसके साथ ही उसने बेख्तियार अपने जिस्म को झटका दिया, लेकिन बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये क्या मतलब? कौन हो तुम? ये क्या है? मैं, बाकरनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। साथ ही वो इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे उसका जहन सिचुएशन के साथ एडजस्ट ना हो रहा हो। तुम्हारा नाम बाकरनी है और तुम लेबोरेटरी के सिक्योरिटी इंचार्ज हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? बाकरनी ने इमरान के सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया और इस बात से उसके तरबियत याफ्ता होने का पता चलता था कि उसने बहुत जल्द अपने आप को संभाल लिया था। और फिर इमरान ने हरकत में आने का फैसला कर लिया क्योंकि यह खुली जगह थी, यहाँ किसी भी वक्त कोई आ सकता था। इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और माहौल बाकरनी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। खंजर ने उसकी नाक का एक नथना आधे से ज्यादा काट दिया था। अभी चीख की बाजगश्त खत्म ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और एक बार फिर बाकरनी के हलक से हौलनाक चीख निकली। उसकी नाक का दूसरा नथना भी आधे से ज्यादा कट गया था। अब तुम खुद ही सब कुछ बताओगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने खंजर का दस्ता बाकरनी की पेशानी पर उभर आने वाली मोटी सी रग पर मार दिया और बाकरनी के हलक से ऐसी चीखें निकलने लगी जैसे उसकी रूह भी चीखों के साथ बाहर निकल रही हो। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक हो गया था और आंखें बाहर को निकल आई थी। बोलो, जवाब दो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या ओहदा है तुम्हारा लेबोरेटरी में? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मेरा नाम बाकरनी है और मैं लेबोरेटरी में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ।
बाकरनी के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहा हो। कौन इंचार्ज है लेबोरेटरी का? इमरान ने पूछा।